चरक संहिता आयुर्वेद का शाश्वत विज्ञान, द इटर्नल साइंस ऑफ आयुर्वेद। सदियों से एक ज्ञान, एक विज्ञान भारत की मिट्टी में पलकर पूरी मानवता के लिए आरोग्य का प्रकाश स्तंभ बना है। ये केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये है आयुर्वेद। नमस्ते और स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आयुर्वेद के शिखर ग्रंथ चरक संहिता के गहन सागर में गोता लगाने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ पन्ने नहीं पलटेंगे, हम उस कालजयी ज्ञान को समझेंगे जिसने हजारों वर्षों से स्वास्थ्य, रोग और जीवन के वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है। इस ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? चरक संहिता स्वयं इसका उत्तर देती है। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा ने प्रकाशित किया। फिर ये दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारों और देवराज इंद्र तक पहुंचा। जब मनुष्य लोक में रोग और दुख बढ़ने लगा, तब ऋषियों ने हिमालय में महासम्मेलन किया। यहाँ महर्षि भारद्वाज ने इस ज्ञान को इंद्र से प्राप्त किया और फिर इसे अन्य ऋषियों तक पहुंचाया। महर्षि भारद्वाज से ये ज्ञान पुनर्वसु आत्रेय को मिला और महर्षि आत्रेय ने अपने 6 प्रतिभाशाली शिष्यों अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी को ये उपदेश दिया। इन सभी शिष्यों ने अपने अपने तंत्र यानी ग्रंथ बनाए, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध हुआ महर्षि अग्निवेश का अग्निवेश तंत्र। समय के साथ लगभग 1000 साल बाद इसी अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार यानी पुनर्संपादन और संशोधन किया महर्षि चरक ने। इसीलिए ये महान ग्रंथ चरक संहिता के नाम से विश्वविख्यात हुआ। चरक ने न केवल पाठ को संशोधित किया, बल्कि इसमें अपनी बुद्धि और अनुभवों का भी समावेश किया। ये ग्रंथ मूलतः 8 स्थानों यानी खंडों और 120 अध्यायों में विभाजित है। चरक संहिता का हर खंड, हर अध्याय एक एक रत्न है। सूत्र स्थान सिद्धांतों का आधार, निदान स्थान रोगों के कारण, विमान स्थान मापदंड और आहार, शारीर स्थान शरीर रचना, इंद्रिय स्थान रोग के लक्षण और मृत्यु के संकेत, चिकित्सा स्थान उपचार, कल्प स्थान औषधियों का निर्माण और सिद्धि स्थान उपचार की सफलता। आगामी खंड में हम चरक संहिता के मूल मर्म पर विचार करेंगे। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, आयु की परिभाषा क्या है और वे 3 मौलिक स्तंभ क्या हैं जिन पर यह पूरा विज्ञान टिका है। तैयार रहिए एक ऐसे ज्ञान के लिए जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। खंड 2 आयुर्वेद का प्रयोजन और जीवन के 3 आधार। आयुर्वेद का मूल मर्म, आयु, प्रयोजन और त्रयोग स्तंभ। पिछले खंड में हमने चरक संहिता की वंशावली और उसकी संरचना को समझा। अब आइए उस प्रश्न पर विचार करें जो इस पूरे विज्ञान का आधार है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? महर्षि चरक ने इसे अत्यंत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद के 2 मौलिक और सर्वोपरि उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम यानी रोगी के रोगों को दूर करना। ध्यान दीजिए, पहला उद्देश्य रोग दूर करने से पहले आता है। आयुर्वेद का प्राथमिक लक्ष्य आपको स्वस्थ बनाए रखना है ताकि आप कभी रोगी ना हो। यह एक निवारक यानी प्रिवेंटिव विज्ञान है, उपचारात्मक से पहले। अब हम आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा आयु यानी जीवन की परिभाषा समझते हैं। चरक संहिता के अनुसार आयु केवल सांस लेने या शरीर के चलने तक ही सीमित नहीं है। यह 4 घटकों का संयोग है। शरीर शरीरा, इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, सत्व मन या चित्त, और आत्मा चेतना या प्राण शक्ति। इन चारों के संयोग को ही आयु कहते हैं, और जब तक ये साथ हैं तब तक जीवन है। आयुर्वेद इसी हितायु यानी हितकारी जीवन और सुखायु यानी सुखी जीवन को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। इस हितायु को बनाए रखने के लिए चरक संहिता हमें त्रयोपस्तंभ यानी 3 उपस्तंभ प्रदान करती है। ये वे 3 आधारभूत स्तंभ हैं जिन पर हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन टिका हुआ है। यदि ये 3 स्तंभ मजबूत हैं तो शरीर का महल स्थिर रहेगा। पहला स्तंभ है आहार, डाइट। चरक संहिता के अनुसार जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही शरीर। आहार को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे शरीर को पोषण देने वाला, मन को शांति देने वाला
और धातुओं को शक्ति देने वाला महाभेषज यानी महान औषधि कहा गया है। इसमें मात्रा, समय, देश और संयोग का विस्तृत वर्णन है, जिस पर हम आगे के खंडों में गहराई से बात करेंगे। दूसरा स्तंभ है निद्रा, स्लीप। महर्षि चरक ने निद्रा को सुख और दुख दोनों का कारण बताया है। यदि निद्रा उचित हो तो वह शरीर में सुख, पुष्टि, बल और ज्ञान लाती है। यदि यह अनियमित या कम हो तो वह दुख, दुर्बलता और रोग का कारण बनती है। निद्रा के अभाव को ही कई रोगों का मूल कारण माना गया है, क्योंकि निद्रा ही शरीर की टूट-फूट की मरम्मत यानी रिपेयर और रेस्टोरेशन करती है। और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी एंड राइट कंडक्ट। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना, यानी आत्मनियंत्रण, विचारों में संयम और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह हमारी जीवनी शक्ति, ओजस को बचाकर रखता है। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से ओजस क्षीण होता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता खो देता है। यह हमारी जीवन शैली, आचार विचार और नैतिकता का प्रतीक है। ये तीन आधार, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, हमारे जीवन की गाड़ी के तीन पहिए हैं। इन पर संतुलन साधने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकता है। अगले खंड में हम आयुर्वेद के सबसे जटिल किंतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पंच महाभूत और त्रिदोष के गहन दर्शन को समझेंगे, जिसके बिना चरक संहिता को समझना असंभव है। खंड 3, पंच महाभूत और त्रिदोष सिद्धांत का दर्शन। प्रकृति का निर्माण, पंच महाभूत और त्रिदोष का रहस्य। पिछले खंड में हमने आयुर्वेद के प्रयोजन और जीवन के 3 आधारभूत स्तंभों को समझा। अब हम चरक संहिता के उस गहनतम दर्शन में प्रवेश करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव शरीर की संरचना की व्याख्या करता है, पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत सिद्धांत, द 5 ग्रेट एलिमेंट्स। आयुर्वेद मानता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व केवल भौतिक पदार्थ नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के रूप हैं, जिनसे सभी द्रव्य यानी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी यानी अर्थ। यह तत्व स्थूलता यानी सॉलिडिटी, कठोरता यानी हार्डनेस और स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में यह हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, बाल और त्वचा जैसे ठोस अंगों का निर्माण करता है। जल यानी वाटर, यह तरलता यानी लिक्विडिटी, जुड़ाव यानी कोहेशन और शीतलता यानी कूलनेस का प्रतीक है। शरीर में यह रक्त, लसिका, प्लाज्मा और कोशिका द्रव के रूप में मौजूद है। अग्नि या तेजस यानी फायर, यह तत्व रूपांतरण, ताप और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में यह पाचन, चयापचय और शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। वायु यानी एयर, यह तत्व गति, शुष्कता और परिवहन का प्रतीक है। शरीर में वायु सभी प्रकार की गतियों, श्वास प्रश्वास, तंत्रिका आवेगों और रक्त संचार को नियंत्रित करती है। आकाश यानी ईथर या स्पेस, यह रिक्तता और छिद्र का तत्व है। शरीर में यह उन सभी खाली स्थानों का निर्माण करता है जहां गति हो सकती है, जैसे कि फेफड़ों, पाचन तंत्र और धमनियों में। चरक संहिता स्पष्ट करती है कि मनुष्य ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। जिस प्रकार ब्रह्मांड पंच महाभूतों से बना है, उसी प्रकार मानव शरीर के सभी कार्य, संरचना और रोग इन्हीं तत्वों के संतुलन या असंतुलन पर निर्भर करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत, द 3 दोषास थियोरी। चरक संहिता का सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्रिदोष सिद्धांत। पंच महाभूत जब शरीर में जैविक ऊर्जा यानी बायोलॉजिकल ह्यूमर्स के रूप में कार्य करते हैं तो वे 3 दोष कहलाते हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष शरीर में हर क्रिया को नियंत्रित करते हैं, बनाना, बिगाड़ना और बचाना। ये स्वस्थ अवस्था में धातुओं को बनाते हैं और रोगग्रस्त अवस्था में उन्हें बिगाड़ते हैं। वात दोषा, संरचना, यह मुख्य रूप से वायु और आकाश महाभूत से मिलकर बनता है। कार्य, वात शरीर में गति का सिद्धांत है। यह श्वास हृदय गति, तंत्रिका आवेगों, पाचन तंत्र की गति और मल मूत्र के उत्सर्जन जैसी सभी गतियों को नियंत्रित करता है। स्थान, मुख्य रूप से पेट यानी अमाशय के नीचे, श्रोणी यानी पेल्विस और बड़ी आंत में स्थित होता है। पित्त दोषा, संरचना,
यह मुख्य रूप से अग्नि और जल यानी अग्नि की अधिकता महाभूत से मिलकर बनता है। कार्य पित्त रूपांतरण और ऊर्जा का सिद्धांत है। यह पाचन यानी पाचक अग्नि, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, शरीर का ताप, बुद्धि और समझ को नियंत्रित करता है। स्थान मुख्य रूप से नाभि के पास छोटी आंत, यकृत यानी लिवर और रक्त में स्थित होता है। कफ दोषा संरचना यह मुख्य रूप से जल और पृथ्वी यानी पृथ्वी की अधिकता महाभूत से मिलकर बनता है। कार्य कफ संरचना यानी स्ट्रक्चर, जुड़ाव यानी कोहेशन और पोषण का सिद्धांत है। यह शरीर को स्थिरता, चिकनाई, ओजस यानी इम्यूनिटी और जोड़ों में लचीलापन प्रदान करता है। स्थान मुख्य रूप से वक्ष यानी चेस्ट, सिर, गले और जोड़ों में स्थित होता है। स्वास्थ्य की परिभाषा चरक संहिता के अनुसार स्वास्थ्य की वास्तविक परिभाषा यही है कि जब ये तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ अपनी साम्य अवस्था यानी बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, अग्नि सही होती है, धातुएं यानी रस, रक्त आदि और मल यानी मूत्र, पुरीश और स्वेद सही ढंग से काम कर रहे होते हैं और मन, इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न होते हैं, तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। अगले खंड में हम विस्तार से समझेंगे कि यह त्रिदोष सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे निर्धारित करता है और कैसे इन्हीं दोषों के असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या सूत्र स्थान में दी गई है। खंड 4 सूत्र स्थान का मर्म, प्रकृति और रोग निदान। सूत्र स्थान सिद्धांतों का आधार और वैयक्तिक स्वास्थ्य। चरक संहिता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण खंड है सूत्र स्थान। ये वो नींव है जिस पर संपूर्ण आयुर्वेद का भवन खड़ा है। इसमें सैद्धांतिक आधार, स्वास्थ्य के नियम, रोगों के कारण और चिकित्सा के दर्शन का वर्णन किया गया है। इसका सबसे बड़ा योगदान है प्रकृति की अवधारणा। प्रकृति देह प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले खंड में त्रिदोषों को समझा। चरक संहिता बताती है कि जन्म के समय, गर्भाधान के दौरान इन तीनों दोषों की जो विशिष्ट और स्थायी अवस्था हमारे शरीर में स्थापित होती है, वही हमारी प्रकृति कहलाती है। ये प्रकृति हर व्यक्ति के लिए अनूठी होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं। प्रकृति मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। एकल दोष प्रधान, वात, पित्त, कफ 3 प्रकार। द्विदोष प्रधान, वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ 3 प्रकार। समदोष प्रधान, वात, पित्त, कफ 1 प्रकार। ये सबसे दुर्लभ और सबसे स्वस्थ प्रकृति मानी जाती है, जिसे समधातु प्रकृति भी कहते हैं। आपकी प्रकृति ही निर्धारित करती है कि आपका शरीर कैसा है, आपका मन कैसा है, आप किन रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और आपके लिए कौन सा आहार या जीवन शैली सर्वोत्तम है। उदाहरण के लिए, एक वात प्रधान प्रकृति वाला व्यक्ति उत्साह, चंचलता और रूखी त्वचा वाला होगा, जबकि कफ प्रधान व्यक्ति स्थिरता, धीमा चयापचय और मजबूत काया वाला होगा। दिनचर्या और ऋतुचर्या। सूत्र स्थान में स्वस्थ रहने के लिए 2 अनिवार्य नियमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। दिनचर्या, डेली रेजिमेन। दिनचर्या हमें सिखाती है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और फिर अगले सूर्योदय तक जीवन कैसे जिया जाए। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना, दंत धावन यानी दांत साफ करना, अभ्यंग यानी तेल मालिश, व्यायाम और भोजन का सही समय शामिल है। इसका उद्देश्य दोषों को हर दिन प्राकृतिक रूप से शांत रखना है। ऋतुचर्या, इसके तहत बताया गया है कि प्रकृति में बदलाव यानी ऋतु परिवर्तन के साथ हमारे शरीर में भी दोषों का संचय और प्रकोप होता है। इसलिए हर ऋतु के अनुसार आहार और व्यवहार यानी लाइफस्टाइल में बदलाव करना अनिवार्य है, ताकि हम आने वाले रोगों से बच सकें। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए उससे संबंधित आहार और व्यवहार का पालन करना चाहिए। रोगों के मूल कारण। हेतुलिंग। चरक संहिता रोग के कारणों को हेतुलिंग के तहत समझाती है। सूत्र स्थान में स्पष्ट किया गया है कि रोग का मूल कारण केवल जीवाणु या विषाणु नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के भीतर दोषों का असंतुलन है। रोग के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। असात्मय इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ अनुचित या अत्यधिक संयोग,
जैसे बहुत तेज आवाज सुनना या बहुत बारीक चीजों को लगातार देखना। प्रज्ञापराध, इंटेलेक्चुअल ब्लंडर, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जब हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी मन और बुद्धि का उपयोग ना करके गलत काम करते हैं, जैसे भूख ना होने पर भी खाना या वेगों को रोकना। ये हमारे अंदर के दोषों को बिगड़ने का सीधा आदेश है। काल, परिणाम, समय का परिवर्तन यानी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन ना करना, जिसके कारण दोषों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इन कारणों से वात, पित्त और कफ में विकृति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अग्नि यानी पाचन शक्ति मंद हो जाती है और आम यानी विषाक्त पदार्थ या अपचा भोजन का निर्माण होता है। यही आम ही शरीर में विभिन्न स्थानों पर जमा होकर रोगों को जन्म देता है। अगले खंड में हम चरक संहिता के निदान स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां इन विकारों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख 8 प्रकार के रोगों यानी अष्टोदरीय विकार और रोग के लक्षणों की विस्तार से चर्चा की गई है। खंड 5, निदान और विमान स्थान, रोग परीक्षा और मापदंड। निदान और विमान, रोग की पहचान और ज्ञान की कसौटी। निदान स्थान, रोगों का कारण विज्ञान। चरक संहिता का दूसरा खंड है निदान स्थान, जो रोगों के निदान, डायग्नोसिस और उनके कारण विज्ञान, एटियोलॉजी पर विस्तृत प्रकाश डालता है। यह खंड चरक की नैदानिक क्षमता, क्लिनिकल एक्यूमेन का प्रमाण है, जहां 8 प्रमुख और गंभीर रोगों के कारण, लक्षण और पूर्व रूपों, प्रोड्रोमल सिम्टम्स का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्हें अष्टोदरीय विकार कहा जाता है। ज्वर यानी फीवर, सभी रोगों का राजा जिसके बिना कोई रोग नहीं होता। रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, शरीर के ऊर्ध्व और अधोभागों से रक्तस्राव। गुल्म यानी एब्डोमिनल ट्यूमर या लंप, पेट में बनने वाली गांठें। प्रमेह यानी यूरिनरी डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग डायबिटीज, मूत्र संबंधी विकार। कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस इंक्लूडिंग लेप्रेसी, त्वचा की गंभीर रोग। शोष यानी वेस्टिंग सिंड्रोम, कंजम्पशन इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस, शरीर का क्षय होना। उन्माद यानी इंसैनिटी या साइकोसिस, मानसिक विकार। अपस्मार यानी एपिलेप्सी या सीजर्स, मिर्गी। महर्षि चरक सिखाते हैं कि किसी भी रोग को समझने के लिए 5 घटकों को जानना अनिवार्य है, जिन्हें पंच निदान कहा जाता है। निदान यानी कॉज, रोग का वास्तविक कारण क्या है। पूर्व रूप यानी प्रोड्रोमल सिम्टम्स, रोग के पूरी तरह प्रकट होने से पहले दिखने वाले हल्के लक्षण। रूप यानी सिम्टम्स, रोग के प्रकट होने पर दिखाई देने वाले विशिष्ट लक्षण। उपशय अनुपशय यानी थेराप्यूटिक टेस्ट, कौन सी चीजें, आहार, औषधि और विहार रोग को शांत करती हैं, उपशय, और कौन सी बढ़ाती हैं, अनुपशय। ये निदान को सुनिश्चित करने का एक प्रायोगिक तरीका है। संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस, रोग के उत्पन्न होने की पूरी प्रक्रिया, दोषों का प्रकोप, संचय और शरीर में फैलने का क्रम। निदान स्थान में रोगों को साध्य और असाध्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ताकि चिकित्सक को यह ज्ञान हो कि किस रोगी को चिकित्सा प्रदान की जा सकती है और किसे नहीं। विमान स्थान, ज्ञान के मापदंड। चरक संहिता का तीसरा खंड है विमान स्थान, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट निर्धारण या मापतौल। यह खंड आयुर्वेद के ज्ञान को अकादमिक और वैज्ञानिक मापदंड प्रदान करता है। विमान स्थान के मुख्य विषय हैं त्रिवेद ज्ञान यानी 3-fold नॉलेज। चिकित्सक को ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं। आप्तोपदेश यानी विश्वसनीय गुरु या शास्त्र का उपदेश, प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव या अवलोकन, और अनुमान यानी तर्क या अनुमान। रोगों का फैलाव यानी पैथोजेनेसिटी, इसमें बताया गया है कि रोग शरीर में कैसे फैलते हैं और दोषों का मार्ग क्या होता है। विकार की मात्रा यानी डोजेज एंड इंटेंसिटी, यह खंड निर्धारित करता है कि किसी रोगी में दोषों की मात्रा, उनकी विकृति की गंभीरता और औषधियों की खुराक का सही निर्धारण कैसे किया जाए। जनपदोध्वंस यानी एपिडेमिक्स, यह सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जहां बड़े पैमाने पर फैलने वाली महामारियों यानी एपिडेमिक्स के कारण और उनके निवारण पर चर्चा की गई है। चरक कहते हैं कि ऐसी महामारियां वायु, जल, देश यानी स्थान और काल यानी समय की विकृति के कारण फैलती हैं, और इनसे बचने के लिए व्यक्तिगत शुद्धता, यज्ञ और सद्भाव का पालन आवश्यक है। आहार का विज्ञान,
विमान स्थान आहार के 8 नियमों का विस्तृत वर्णन करता है, जिन्हें अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहते हैं। इसमें बताया गया है कि आहार की प्रकृति, उसका संयोजन, तैयारी, मात्रा और खाने का सही समय कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों स्थानों से हमें ये ज्ञान मिलता है कि रोग न केवल शरीर की भौतिक अवस्था है, बल्कि यह मन, बुद्धि और बाहरी वातावरण के साथ असंतुलन का परिणाम है। एक सफल चिकित्सक वही है जो इन सभी आयामों को मापकर उपचार शुरू करता है। अगले खंड में हम शरीर के गहन अध्ययन, शारीरिक स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां महर्षि चरक ने शरीर रचना, एनाटॉमी और भ्रूण विज्ञान का अद्भुत वर्णन किया है। खंड 6 शारीरिक स्थान, देह रचना, आत्मा और भ्रूण विज्ञान। शारीरिक स्थान शरीर का गूढ़ विज्ञान और जीवन की उत्पत्ति। देह रचना और धातुओं का विज्ञान। चरक संहिता का चौथा खंड है शारीरिक स्थान। ये खंड शरीर की रचना, क्रिया विज्ञान और जीवन के मूलभूत तत्वों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। चरक की विशेषता यह है कि उन्होंने शरीर को केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं माना, बल्कि इसे चेतना का वाहक और ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप माना। शारीरिक स्थान का केंद्रीय विषय सप्त धातु यानी 7 धातुज हैं। ये शरीर के पोषण, निर्माण और कार्य के आधार हैं। रस या प्लाज्मा या लिम्फ यह आहार से बनता है और सभी धातुओं को पोषण देता है। रक्त या ब्लड ये जीवन देता है और शरीर में संचार करता है। मांस या मसल टिश्यू ये शरीर को मजबूती और आकार देता है। मेद या फैट टिश्यू ये चिकनाई और ऊर्जा का भंडार है। अस्थि या बोन टिश्यू ये शरीर का आधार और ढांचा है। मज्जा या बोन मैरो एंड नर्व्स यह अस्थियों के अंदर और तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। शुक्र या आर्तव रिप्रोडक्टिव टिश्यू यह प्रजनन और ओजस के निर्माण का अंतिम चरण है। इन सातों धातुओं का निर्माण एक क्रम से होता है, जिसे धातु पोषण न्याय कहते हैं। एक धातु अगली धातु का पोषण करती है। इन धातुओं के साथ ही 3 मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स, पुरीश, मल, मूत्र, स्वेद या पसीना और ओजस का वर्णन किया गया है। ओजस जीवनी शक्ति का सार। शारीरिक स्थान का सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय विचार ओजस की अवधारणा है। ओजस को शरीर की सर्वोत्तम जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सार और सभी धातुओं का अंतिम निचोड़ माना जाता है। यह हृदय में स्थित होता है और पूरे शरीर में घूमता है। चरक कहते हैं कि ओजस का क्षय होने पर व्यक्ति का जीवन क्षीण हो जाता है, वह रोगों से आसानी से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ओजस की वृद्धि होने पर व्यक्ति स्वस्थ, शक्तिशाली, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में चिकित्सा का अंतिम लक्ष्य ओजस की रक्षा करना है। भ्रूणोत्पत्ति विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। चरक संहिता में भ्रूण विज्ञान या गर्भाधान और विकास का अत्यंत वैज्ञानिक और विस्तृत वर्णन किया गया है। गर्भाधान या कॉन्सेप्शन, गर्भ की उत्पत्ति माता के आर्तव या ओवम, पिता के शुक्र या स्पर्म और जीव या आत्मा के संयोग से होती है। गर्भ के भाव, भ्रूण को प्रभावित करने वाले 6 प्रकार के भाव बताए गए हैं। मात्रज या मां से प्राप्त गुण, पितरज या पिता से प्राप्त गुण, आत्मज या आत्मा से प्राप्त गुण, सात्मज या अनुकूलन से प्राप्त गुण, रसज या आहार से प्राप्त गुण और सत्वज या मन से प्राप्त गुण। ये सभी मिलकर व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। मासानुमासिक विकास, गर्भ के 9 महीनों के विकास का चरणबद्ध और विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें प्रत्येक माह में भ्रूण के अंगों का निर्माण और उसका शारीरिक रूप ग्रहण करना शामिल है। शारीरिक स्थान हमें सिखाता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं, बल्कि हम सत्व, मन, आत्मा और शरीर का एक संयोजन है, और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इन तीनों का ध्यान रखना आवश्यक है। अगले खंड में हम इंद्रिय स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां महर्षि चरक ने असाध्य रोगों और मृत्यु के पूर्व संकेतों यानी अरिष्ट लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है। खंड 7 इंद्रिय स्थान, मृत्यु के पूर्व संकेत और असाध्यता। इंद्रिय स्थान, अरिष्ट लक्षण और जीवन का अंतिम रहस्य। इंद्रिय स्थान का परिचय। चरक संहिता का 5वां खंड है इंद्रिय स्थान। यह खंड अद्वितीय है क्योंकि यह चिकित्सा नहीं, बल्कि रोगों के परिमाण या प्रोग्नोसिस पर केंद्रित है। यह चिकित्सक को यह ज्ञान देता है कि कौन सा रोगी ठीक हो सकता है, साध्य, कौन सा कष्ट साध्य है और कौन सा असाध्य, इनक्योरेबल है।
इसका मुख्य विषय है अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण, फेटल साइंस। अरिष्ट का शाब्दिक अर्थ है अशुभ या अमंगल। ये वे सूक्ष्म और स्पष्ट संकेत होते हैं जो बताते हैं कि रोगी का जीवन अब अधिक समय तक नहीं रहेगा या उसकी मृत्यु निकट है। चरक ने ये लक्षण इसलिए बताए ताकि चिकित्सक अनावश्यक रूप से ऐसे रोगी की चिकित्सा में अपनी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद ना करे और रोगी के परिजनों को सच्चाई से अवगत करा सके। अरिष्ट लक्षण का अवलोकन रोगी की इंद्रियों यानी सेंसिस के माध्यम से किया जाता है। जब इंद्रियां अपना सामान्य कार्य छोड़ देती हैं और असामान्य रूप से कार्य करने लगती हैं, तो यह जीवन शक्ति के क्षीण होने का संकेत है। अरिष्ट लक्षण निम्न प्रकार से देखे जाते हैं। रूप अरिष्ट, विजुअल साइंस। यदि रोगी का रूप, रंग और कांति या तेज अचानक बदल जाए, उदाहरण के लिए त्वचा का रंग काला पड़ जाना या बिना किसी कारण के रोगी का शरीर अत्यधिक ठंडा या गर्म महसूस होना। रसना अरिष्ट, टेस्ट साइंस। यदि रोगी को सभी पदार्थों का स्वाद विकृत लगे या स्वाद का अनुभव ही ना हो, यदि उसे मीठे में कड़वा और खट्टे में कसैला स्वाद महसूस हो। घ्राण अरिष्ट, स्मेल साइंस। यदि रोगी को अजीबोगरीब गंध आने लगे, जैसे कि हवा में तेल, मांस या लोहे की गंध आना, जबकि वास्तव में वहां कोई गंध ना हो। श्रोत अरिष्ट, हियरिंग साइंस। यदि रोगी को लगातार असामान्य ध्वनियां सुनाई दे, जैसे कि बिना किसी बाहरी स्रोत के घंटों या बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देना। स्पर्श अरिष्ट, टच साइंस। शरीर की संवेदनशीलता में अचानक परिवर्तन आना, जैसे बहुत ठंडा स्पर्श करने पर भी रोगी को गर्मी महसूस होना या इसके विपरीत। मनो अरिष्ट, मेंटल साइंस। मन और व्यवहार में बड़ा बदलाव, रोगी का अचानक से अति प्रसन्न या अति भयभीत हो जाना, अपने प्रियजनों को न पहचानना या असामान्य और असंगत बातें करना। यह चित्त नाश यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सैनिटी का संकेत है। स्वप्न अरिष्ट, ड्रीम साइंस। रोगी के स्वप्नों में भयानक दृश्य दिखना, जैसे अंधेरे में चलना, शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना या किसी मृत व्यक्ति द्वारा खींचा जाना। काल का महत्व। इंद्रिय स्थान में काल के महत्व पर भी जोर दिया गया है। यदि कोई गंभीर अरिष्ट लक्षण अल्पकाल में ही प्रकट हो जाएं, तो वह मृत्यु का निश्चित संकेत होता है। वहीं यदि अरिष्ट लक्षण धीरे धीरे और कम स्पष्ट हों, तो चिकित्सा का कुछ अवसर हो सकता है। महर्षि चरक इस खंड में स्पष्ट करते हैं कि एक कुशल चिकित्सक केवल रोग का उपचार करने वाला नहीं होता, बल्कि वह जीवन की मर्यादा और सीमा को पहचानने वाला भी होता है। अरिष्ट ज्ञान चिकित्सा के अहंकार को समाप्त करता है और चिकित्सक को यह स्वीकार करने का साहस देता है कि अब मेरा प्रयास व्यर्थ है। अगले खंड से हम चरक संहिता के सबसे विशाल और महत्वपूर्ण भाग चिकित्सा स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां रोगों के विस्तृत उपचार, औषधियों के संयोजन और पंचकर्म की क्रियाओं का वर्णन है। खंड 8, चिकित्सा स्थान की प्रस्तावना, चतुष्पाद और शमन शोधन। चिकित्सा स्थान, आरोग्य का मार्ग और उपचार के 4 स्तंभ। चिकित्सा स्थान का महत्व। चरक संहिता का 6वां खंड है चिकित्सा स्थान, जो इसके संपूर्ण ज्ञान का व्यावहारिक सार है। यह ग्रंथ का सबसे बड़ा खंड है, जिसमें लगभग 30 अध्याय हैं, और यह विशिष्ट रोगों और उनके विस्तृत उपचारों पर केंद्रित है। यह महर्षि चरक की व्यावहारिक चिकित्सा यानी क्लिनिकल मेडिसिन पर गहन समझ को दर्शाता है। चिकित्सा स्थान हमें सिखाता है कि किसी रोग को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए। चिकित्सा केवल औषधि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोगी के दोषों, धातुओं और मनोभावों को संतुलन में लाने की एक समग्र प्रक्रिया है। चिकित्सा के 4 स्तंभ यानी चतुष्पाद। महर्षि चरक ने सफल चिकित्सा के लिए 4 अनिवार्य स्तंभों का वर्णन किया है। इन चारों का उचित संयोजन ही रोगी को आरोग्य प्रदान कर सकता है। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो, तो चिकित्सा असफल हो सकती है। भिषक यानी फिजिशियन या डॉक्टर। चिकित्सक को ज्ञानवान, कुशल, स्वच्छ, सहानुभूतिपूर्ण और अनुभव से युक्त होना चाहिए। उसे सिद्धांतों का सही ज्ञान होना चाहिए। उपस्थाता यानी अटेंडेंट या नर्स। परिचारक को रोगी के प्रति दयालु, कार्य में निपुण, साफ सफाई रखने वाला और चिकित्सक के निर्देशों का पालन करने वाला होना चाहिए। रोगी यानी पेशेंट। रोगी को उपचार में विश्वास रखने वाला, निर्देशों का पालन करने वाला,
अपनी व्याधि यानी रोग के बारे में खुलकर बताने वाला और सहयोग करने वाला होना चाहिए। द्रव्याणी यानी औषधि या ड्रग। औषधि उच्च गुणवत्ता की, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, अनेक रूपों में तैयार की जा सकने वाली, जैसे चूर्ण, क्वाथ, घृत आदि, और उचित स्थान से लाई गई होनी चाहिए। यह चतुष्पाद आज भी चिकित्सा विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उपचार की सफलता की कसौटी बना हुआ है। चिकित्सा के मूलभूत प्रकार: शोधन और शमन। चरक संहिता में रोगों के उपचार को मूल रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। शोधन चिकित्सा यानी प्यूरिफिकेशन या क्लेंजिंग थेरेपी। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में संचित हुए विकृत दोषों को निकालकर बाहर किया जाता है। यह चिकित्सा रोग को जड़ से समाप्त करती है और रोग की पुनरावृत्ति यानी रिकरेंस को रोकती है। पंचकर्म, जो वमन, विरेचन, निरूहवस्ती, अनुवासनग्वस्ती, नस्य आदि का आधार है, जिस पर हम अगले खंडों में विस्तार से बात करेंगे। शमन चिकित्सा यानी पैलिएटिव थेरेपी। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकृत दोषों को शरीर के अंदर ही शांत किया जाता है, उन्हें शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। इसमें दीपन यानी पाचन अग्नि को बढ़ाना, पाचन यानी अपचे हुए पदार्थों को पचाना, क्षुधा यानी उपवास करना, पिपासा यानी प्यास को नियंत्रित करना, और व्यायाम जैसी क्रियाएं शामिल हैं। शमन चिकित्सा हल्के रोगों के लिए या शोधन के बाद दोषों को संतुलित करने के लिए प्रयोग की जाती है। महर्षि चरक सिखाते हैं कि किसी भी गंभीर रोग में पहले शोधन यानी क्लेंजिंग और फिर शमन यानी बैलेंसिंग का सिद्धांत ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य की कुंजी है। अगले खंड में हम शोधन चिकित्सा के आधार, पंचकर्म की क्रियाओं, उनके उद्देश्य और उनके वैज्ञानिक आधार का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जैसा कि चिकित्सा स्थान में वर्णित है। खंड 9 पंचकर्म का विज्ञान, शोधन चिकित्सा का आधार। पंचकर्म शरीर की आंतरिक शुद्धि और दोषों का निष्कासन। पंचकर्म की आवश्यकता। पिछले खंड में हमने जाना कि चरक संहिता में चिकित्सा के 2 मुख्य प्रकार हैं, शोधन और शमन। गंभीर और पुराने रोगों के उपचार के लिए चरक ने शोधन चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ माना है। इस शोधन का मुख्य आधार है पंचकर्म। पंचकर्म का अर्थ है 5 प्रमुख क्रियाएं, जिनके द्वारा शरीर में जमा हुए विकलित दोषों यानी वात, पित्त, कफ और आम यानी विषाक्त पदार्थ को उनके मुख्य स्थानों से हटाकर शरीर के प्राकृतिक निष्कासन मार्गों यानी जैसे मुख या गुदा मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो रोग को केवल दबाती नहीं बल्कि उसे जड़ से समाप्त करती है। पंचकर्म की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, पूर्व कर्म यानी प्रारंभिक क्रियाएं और प्रधान कर्म यानी मुख्य क्रियाएं। पूर्व कर्म, दोषों का उन्मूलन। पंचकर्म शुरू करने से पहले दोषों को उनके ऊतकों यानी धातुओं से ढीला करके पाचन तंत्र की ओर लाना आवश्यक है। ये काम 2 प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। स्नेहन यानी ऑलिएशन, रोगी को आंतरिक रूप से यानी घी या तेल पिलाकर और बाह्य रूप से यानी मालिश द्वारा तेल या घी दिया जाता है। इससे शरीर में रूखेपन यानी विशेषकर वात का नाश होता है और दोष चिकने होकर आसानी से हिलने लगते हैं। स्वेदन यानी फॉर्मेंटेशन, इसके बाद शरीर को विभिन्न तरीकों से पसीना दिलाया जाता है। गर्मी से दोष पिघलते हैं और अपने स्थान छोड़कर पाचन तंत्र में जमा हो जाते हैं, जहां से उन्हें निष्कासित किया जा सके। पंच प्रधान कर्म, द 5 मेन एक्शंस। पूर्व कर्म के बाद पंचकर्म की मुख्य क्रियाएं की जाती हैं। वमन यानी थेराप्यूटिक एमिसिस, ये मुख्यतः कफ दोष के लिए किया जाता है जो छाती, सिर और श्वसन मार्गों में जमा होता है। औषधि देकर रोगी को उल्टी कराई जाती है, जिससे कफ दोष और आम मुख मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। विरेचन यानी थेराप्यूटिक परगेशन, ये मुख्यतः पित्त दोष के लिए किया जाता है, जिसका स्थान छोटी आंत और यकृत होता है। रोगी को जुलाब की औषधि दी जाती है, जिससे पित्त और संबंधित आम गुदा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। निरूहवस्ती यानी डिकॉक्शन एनीमा, इसे आस्थापन वस्ती भी कहते हैं। इसमें औषधीय काढ़े का एनीमा दिया जाता है। ये वात दोष का प्रमुख उपचार है, क्योंकि वात का मुख्य स्थान बड़ी आंत यानी पक्वाशय होता है। अनुवासन वस्ती यानी ऑयल या घी एनीमा, इसमें औषधीय तेल या घी का एनीमा दिया जाता है। ये निरूह वस्ती के बाद दिया जाता है और ये वात की रुक्षता को कम करके शरीर को पोषण देता है। वस्ती को एक ही प्रधान कर्म माना जाता है, जिसके ये 2 रूप हैं। नस्य यानी नेजल एडमिनिस्ट्रेशन, ये शुरू रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। इसमें औषधीय तेल या चूर्ण नाक के माध्यम से दिया जाता है, जिससे सिर, गला और साइनस क्षेत्र में जमा हुए दोष बाहर निकल जाते हैं। पश्चात कर्म यानी पोस्ट प्यूरिफिकेशन रेजिमेन,
चरक संहिता में पंचकर्म के बाद के निर्देशों पर बहुत जोर दिया गया है। शोधन के बाद शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए रोगी को धीरे धीरे सामान्य आहार पे लाने के लिए संसर्जन क्रम का पालन करना अनिवार्य है। इस क्रम में सबसे पहले चावल का पानी यानी पेया, फिर पतला दलिया यानी विलेपी और फिर सामान्य लाइक हल्का भोजन दिया जाता है। यदि संसर्जन क्रम का सही पालन न किया जाए तो रोगी की पाचन शक्ति स्थायी रूप से बिगड़ सकती है और शोधन का लाभ व्यर्थ हो जाता है। अगले खंड में हम चिकित्सा स्थान के विशिष्ट अध्यायों में प्रवेश करेंगे, जहां हम जठराग्नि यानी पाचन अग्नि के विज्ञान और ज्वर यानी बुखार के विस्तृत उपचार पर महर्षि चरक के विचार जानेंगे। खंड 10 जठराग्नि का विज्ञान और ज्वर चिकित्सा का सिद्धांत। जठराग्नि ही जीवन है, ज्वर से मुक्ति का मार्ग। जठराग्नि स्वास्थ्य का आधार। चरक संहिता के अनुसार यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसे अपनी अग्नि की रक्षा करनी होगी। चरक स्पष्ट करते हैं कि शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है जठराग्नि यानी पाचन अग्नि, जो पेट और आंतों में स्थित होती है। जठराग्नि का कार्य केवल भोजन पचाना नहीं है, बल्कि यह शरीर में रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन की सभी प्रक्रियाओं का मूल है। उत्तम अग्नि, जब अग्नि संतुलित होती है तो यह भोजन को ठीक से पचाती है, जिससे धातुएं यानी ऊतक और ओजस अर्थात प्रतिरोधक क्षमता सही बनते हैं। मंद अग्नि यानी डिमिनिश्ड फायर, यह अपचित भोजन से आम अर्थात विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। यही आम दोषों के साथ मिलकर रोगों की जड़ बनता है। तीक्ष्ण अग्नि यानी शार्प फायर, यह भोजन को बहुत तेजी से पचाती है, जिससे शरीर को पोषण नहीं मिलता और धातुओं का क्षय होने लगता है। विषम अग्नि यानी इर्रेग्युलर फायर, यह कभी तेज और कभी मंद होती है। यह प्रायः वात दोष के कारण होती है। महर्षि चरक सिखाते हैं कि कोई भी रोग चिकित्सा शुरू करने से पहले चिकित्सक को सबसे पहले जठराग्नि को ठीक करना चाहिए। यदि अग्नि ठीक नहीं होगी तो औषधि भी ठीक से काम नहीं करेगी। ज्वर अर्थात बुखार की विस्तृत चिकित्सा। चरक संहिता का पहला विशिष्ट चिकित्सा अध्याय ज्वर यानी बुखार पर है, जिसे सभी रोगों का राजा माना गया है। महर्षि चरक ने ज्वर को शरीर, मन और इंद्रियों के ताप का संयोग बताया है, जो मृत्यु का भी सूचक हो सकता है। चरक ने ज्वर के कारणों और प्रकारों का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। मूल कारण। ज्वर का मूल कारण दोषों का विकृत होकर जठराग्नि को शरीर की धातुओं में विस्थापित कर देना है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। प्रकार। ज्वर को दोषों के आधार पर वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातज, समय के आधार पर सांतत्य, सतद और अन्यद्योष्क और आगंतुक अर्थात भारी कारणों से ज्वर में वर्गीकृत किया गया है। चिकित्सा स्थान ज्वर के उपचार के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल देता है। लंघन अर्थात फास्टिंग। नए ज्वर में सबसे पहले लंघन यानी उपवास कराया जाता है। उपवास से अग्नि शांत होती है और दोषों का पाचन शुरू होता है। यह पहले 3 से 7 दिनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन, जो वात या कफ से संबंधित हो तो हल्का स्वेदन दिया जाता है, जिससे अवरुद्ध दोषों का मार्ग खुलता है। कषाय पान अर्थात हर्बल डिकॉक्शंस, दोषों के प्रकार के आधार पर विशिष्ट औषधीय काढ़े दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए पित्तज्वर में तिक्त रस यानी कड़वे वाली औषधियां दी जाती हैं। विरेचन अर्थात परगेशन, यदि ज्वर पुराना हो जाए और पित्त का प्रकोप हो तो चिकित्सक विरेचन यानी जुलाब का प्रयोग करते हैं। पथ्य और अपथ्य, ज्वर की अवस्था में पथ्य अर्थात अनुकूल आहार का पालन करना अनिवार्य है। इसमें मूंग का यूश यानी पतला सूप और पुराने चावल का प्रयोग शामिल है, क्योंकि वे पचने में हल्के होते हैं और अग्नि पर बोझ नहीं डालते। ज्वर के सफल उपचार के लिए महर्षि चरक मन को शांत रखने और धैर्य रखने पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि ज्वर की अवस्था में मन अत्यधिक विचलित होता है। अगले खंड में हम चिकित्सा स्थान के अन्य प्रमुख रोगों, विशेषकर रक्तपित्त अर्थात रक्तस्राव विकार और गुल्म अर्थात पेट के ट्यूमर की चिकित्सा के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। खंड 11 रक्तपित्त और गुल्म की गहन चिकित्सा। रक्तपित्त और गुल्म रोगों का प्रबंधन और विशिष्ट उपचार। रक्तपित्त चिकित्सा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। चिकित्सा स्थान का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय रक्तपित्त पर है। रक्तपित्त वह रोग है जहां विकृत पित्त की ऊष्मा के कारण रक्त इतना दूषित हो जाता है कि वह अपनी वाहिकाओं यानी रक्त नलिकाओं को तोड़कर शरीर के विभिन्न मार्गों जैसे नाक, कान, आंख, गुदा, मूत्र मार्ग से बाहर निकलने लगता है। यह एक गंभीर स्थिति है और इसे मृत्यु का कारण भी माना गया है।
महर्षि चरक इस रोग की चिकित्सा के लिए एक क्रमबद्ध और तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पथ्य अपथ्य। चिकित्सा शुरू करने से पहले पित्तवर्धक यानी पित्त बढ़ाने वाले आहार और विहार को तुरंत बंद करना अनिवार्य है। इसमें अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन और गर्म पदार्थों का त्याग शामिल है। दोषों की दिशा। रक्तपित्त को उसकी दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ऊर्ध्वघ यानी ऊपर की ओर, जैसे नाक से खून आना, और अधोघ यानी नीचे की ओर, जैसे मल या मूत्र के साथ खून आना। यह एक विपरीत दिशा में चिकित्सा का सिद्धांत है। स्तंभन। रक्तस्राव को रोकने के लिए शीत यानी ठंडी, मधुर यानी मीठी और कषाय औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाक्षा यानी लाख, वासक यानी अड़ूसा और चंदन यानी चंदन। इसका उद्देश्य विकृत पित्त को शांत करना और रक्तस्राव को तुरंत रोकना होता है। गुल्म चिकित्सा, एब्डोमिनल ट्यूमर्स या लंप्स। अगला प्रमुख अध्याय गुल्म पर है, जिसका अर्थ है पेट में बनने वाली गांठ या ट्यूमर। ये गांठ वात, पित्त, कफ या रक्त यानी महिलाओं में के प्रकोप से बनती है, और यह हिलती नहीं है, बल्कि एक निश्चित स्थान पर दर्द और सूजन पैदा करती है। गुल्म की चिकित्सा दोषों के आधार पर भिन्न होती है, जिसमें वात गुल्म सबसे अधिक कष्टकारी माना गया है। वात गुल्म। चूंकि वात गुल्म दर्दनाक और चल यानी इर्रेगुलर होता है, इसमें स्नेहिन यानी तेल या घी का आंतरिक सेवन और स्वेदन यानी गर्मी का प्रयोग अनिवार्य है। इसके बाद वात को शांत करने वाले वस्ती यानी एनिमा कर्म का उपयोग किया जाता है। पित्त गुल्म। यदि गुल्म पित्त प्रधान हो, जिसमें जलन, तेज दर्द और बुखार हो, तो विरेचन यानी जुलाब और शीतल यानी ठंडी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कफ गुल्म। यदि गुल्म भारी, कठोर और धीमी गति से बढ़ने वाला हो, तो वमन यानी उल्टी और तीक्ष्ण यानी तेज और उष्ण यानी गर्म औषधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि कफ पिघल जाए। चिकित्सा की कुंजी। गुल्म की चिकित्सा में महर्षि चरक शूल प्रशमन यानी दर्द निवारण को प्राथमिकता देते हैं, और इसके लिए पंचकर्म के साथ साथ लहसुन, हींग और विशिष्ट घृत का विस्तृत वर्णन करते हैं। चिकित्सा का सिद्धांत, रस और वीर्य का प्रयोग। चरक संहिता हमें सिखाती है कि औषधि का चयन दोष और रोग की अवस्था के आधार पर करना चाहिए। औषधियों का चुनाव उनके रस यानी स्वाद, वीर्य यानी शक्ति और विपाक यानी पाचन के बाद के परिणाम के आधार पर होता है। वात को शांत करने के लिए मधुर अम्ल लवण, रस और उष्ण वीर्य की औषधियाँ। पित्त को शांत करने के लिए मधुर तिक्त कषाय रस और शीत वीर्य की औषधियाँ। कफ को शांत करने के लिए कटु तिक्त कषाय रस और उष्ण वीर्य की औषधियाँ। अगले खंड में हम चिकित्सा स्थान के सबसे व्यापक और जटिल अध्यायों, प्रमेह यानी मूत्र संबंधी विकार, मधुमेह सहित, और कुष्ठ यानी त्वचा रोग पर चरक के विचारों का विश्लेषण करेंगे। खंड 12, प्रमेह और कुष्ठ की चिकित्सा, जीवन शैली और शोधन का महत्व। प्रमेह और कुष्ठ, दीर्घकालिक रोगों का प्रबंधन और आहार विहार। प्रमेह चिकित्सा, यूरिनरी एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। चरक संहिता में प्रमेह को एक गंभीर और जीवन शैली से जुड़ा रोग बताया गया है। इसमें शरीर में कफ दोष और मेद धातु, वसा उतक अत्यधिक दूषित हो जाते हैं, जिससे मूत्र मार्ग से अनावश्यक रूप से दूषित पदार्थ निकलने लगते हैं। प्रमेह के कुल 20 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 10 कफज, 6 पित्तज और 4 वातज होते हैं। इन 20 प्रकारों में से यदि कफज और पित्तज प्रमेह की चिकित्सा समय पर ना की जाए तो वे मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस नामक असाध्य अवस्था में बदल जाते हैं। चरक ने मधुमेह को महागद यानी सबसे बड़ा रोग कहा था। प्रमेह की चिकित्सा का सिद्धांत, कफ और मेद का नाश। प्रमेह की चिकित्सा का मूल सिद्धांत शरीर से अतिरिक्त कफ और मेद को हटाना है। शोधन चिकित्सा, यदि रोगी बलवान और स्थूल है यानी मोटा है तो उसे शोधन, वमन और विरेचन दिया जाता है ताकि संचित दोषों को निकाला जा सके। शमन चिकित्सा, यदि रोगी दुर्बल हो तो शमन औषधियों का प्रयोग होता है। आहार का नियंत्रण, प्रमेह चिकित्सा में औषधि से अधिक महत्वपूर्ण आहार विहार है, यानी डाइट एंड लाइफस्टाइल। मीठे, तेल वाले और कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का पूर्ण त्याग अनिवार्य है। व्यायाम और शारीरिक श्रम को औषधि के समान महत्व दिया गया है। विशिष्ट औषधियाँ, प्रमेह में हल्दी या हरिद्रा, आंवला या आंवलकी और शिलाजित जैसी कफ मेद नाशक और मूत्रल यानी डाइयूरेटिक जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन है। कुष्ठ चिकित्सा, चरक संहिता में कुष्ठ शब्द का प्रयोग केवल कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार के गंभीर और दीर्घकालिक त्वचा विकारों के लिए किया गया है।
कुष्ठ रोग 7 प्रमुख या महाकुष्ठ और 11 गौण यानी क्षुद्र कुष्ठ प्रकारों में विभाजित है, जिनकी उत्पत्ति वात, पित्त और कफ के त्रिदोषों की विकृति से होती है। कुष्ठ के कारण। इस रोग को विशेष रूप से पापकर्मी असात्म्य आहार विहार जैसे दूध के साथ मछली खाना, विरुद्ध आहार के कारण उत्पन्न माना गया है, क्योंकि यह दोषों को त्वचा के ऊतकों यानी रक्त, मांस और मेद तक गहराई से दूषित करता है। कुष्ठ की चिकित्सा का सिद्धांत। दीर्घकालिक शोधन। चूंकि कुष्ठ त्वचा, रक्त और अन्य धातुओं को गहराई से प्रभावित करता है, इसलिए इसकी चिकित्सा लंबी चलती है और शोधन यानी वमन और विरेचन को बार बार दोहराया जाता है। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग। रक्त में जमा हुए दोषों को निकालने के लिए जोंक या लीच या अन्य तरीकों से रक्त मोक्षण यानी खून निकालने की विधि का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक शमन। दोषों को शांत करने के लिए तिक्त और कषाय औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खदीर या नीम। बाह्य लेप। त्वचा पर लगाने के लिए औषधीय लेप और तिलों का वर्णन है, जो त्वचा को शुद्ध करते हैं। पुनरावृत्ति से बचाव। चरक संहिता कुष्ठ के उपचार के बाद रोग की पुनरावृत्ति यानी रिलैप्स को रोकने के लिए रोगी को एक कठोर और नियंत्रित जीवन शैली का पालन करने का निर्देश देती है, जिसमें शुद्धता और पथ्य का ध्यान रखना शामिल है। अगले खंड में हम चिकित्सा स्थान के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अध्यायों, उन्माद यानी मनोविकार और अपस्मार यानी मिर्गी की चिकित्सा के उन अद्भुत सिद्धांतों को समझेंगे, जो मन और शरीर के गहरे संबंध को उजागर करते हैं। खंड 13 उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा, सत्व, बुद्धि और आत्मा का संबंध। मानसिक स्वास्थ्य, उन्माद और अपस्मार का आयुर्वेदिक उपचार। उन्माद चिकित्सा, इंसैनिटी या साइकोसिस। चरक संहिता में उन्माद का वर्णन अत्यंत गंभीरता से किया गया है। उन्माद का अर्थ है मतिभ्रम या मन का भ्रमित हो जाना। ये वह स्थिति है जहां व्यक्ति का मन, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति और आचरण विकृत हो जाते हैं। उन्माद के कारणों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। निज उन्माद, एंडोजेनस, ये वात, पित्त या कफ के असंतुलन से उत्पन्न होता है, जो हृदय, जो कि मन का स्थान है, और मस्तिष्क के मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं। आगंतुक उन्माद, एक्सोजेनस, ये बाहरी कारणों जैसे भूत प्रेत, देवताओं के प्रकोप या किसी आघात यानी कि ट्रॉमा के कारण होता है। उन्माद की चिकित्सा का सिद्धांत। शोधन, प्यूरिफिकेशन। उन्माद की चिकित्सा में तीक्ष्ण शोधन यानी तेज वमन और विरेचन का प्रयोग किया जाता है, ताकि विकृत दोषों को बलपूर्वक निकाला जा सके। खासकर तीक्ष्ण नस्य यानी नाक द्वारा तेज औषधि देना मन के मार्ग को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। शांत और सांत्वना। रोगी को शांत, सुखद और भयमुक्त वातावरण देना आवश्यक है। बुद्धि और सत्व की शक्ति। रोगी के सत्व यानी मन को बल देने के लिए धारणा शक्ति यानी एकाग्रता बढ़ाने वाली औषधियां दी जाती हैं। साथ ही आश्वासन और सांत्वना यानी काउंसलिंग को विशेष महत्व दिया गया है। पुराना घृत। उन्माद के उपचार में पुराने घी का सेवन सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह मन पर शांत प्रभाव डालता है और बुद्धि को मजबूती देता है। अपस्मार चिकित्सा, एपिलेप्सी या सीजर्स। अगला महत्वपूर्ण मनोविकार है अपस्मार। अपस्मार का अर्थ है स्मृति का खो जाना यानी लॉस ऑफ मेमोरी। ये एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी समय समय पर बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पांव ऐंठने लगते हैं और उसे कुछ समय के लिए इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता। अपस्मार की उत्पत्ति भी तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ के प्रकोप और मन के विकृत होने के कारण ही बताई गई है, जहां दोष हृदय और मस्तिष्क को जोड़ने वाले मार्गों को क्षण भर के लिए अवरुद्ध कर देते हैं। अपस्मार की चिकित्सा का सिद्धांत। उग्र उपचार यानी एग्रेसिव ट्रीटमेंट। अपस्मार के दौरे के दौरान और उसके बाद रोगी को तीक्ष्ण यानी तेज औषधियां दी जाती हैं, ताकि वे जल्दी होश में आ सके। इसमें तीक्ष्ण अंजन यानी आंखों में लगाने वाला तेज काजल और धूम्रपान यानी औषधीय धुएं का सेवन शामिल है। अभयर यानी रोगी के मन से डर और चिंता को हटाना अनिवार्य है। शिरोविरेचन। सिर के दोषों को निकालने के लिए नस्य कर्म सबसे प्रभावी है। ब्राह्मी और वचा। स्मृति, बुद्धि और मनोबल को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी और वचा जैसी मेध्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सत्व, आत्मा और चिकित्सा का सार। चरक संहिता की मानसिक चिकित्सा का सार ये है कि मानसिक रोग भी शरीर के दोषों से ही उत्पन्न होते हैं और इसलिए उनका उपचार भी शारीरिक शोधन से ही संभव है। मन और शरीर परस्पर जुड़े हुए हैं। उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा में दैव व्यापाश्रयी चिकित्सा यानी कि डिवाइन थेरेपी को भी स्थान दिया गया है, जिसमें जप, होम, यज्ञ, व्रत और ईश्वर की उपासना शामिल है। ये मन और आत्मा को पवित्र और मजबूत बनाने का तरीका है, जिससे शारीरिक दोषों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगले खंड में हम चिकित्सा स्थान के सबसे व्यापक विषय क्षय रोग यानी शोष और अन्य क्षीणता विकारों की चिकित्सा और रसायन चिकित्सा के सिद्धांतों में प्रवेश करेंगे। खंड 14 शोष, क्षय की चिकित्सा और रसायन का रहस्य। शोष और रसायन। क्षय को जीतना और जीवनी शक्ति को बढ़ाना। शोष,
क्षय रोग चिकित्सा, कंजम्पशन वेस्टिंग डिसऑर्डर्स। चरक संहिता में शोष या क्षय को एक अत्यंत गंभीर और प्राणघातक रोग माना गया है। इस रोग में शरीर की सभी धातुओं, ऊतकों का धीरे धीरे क्षय होने लगता है और व्यक्ति का वजन तेजी से गिरता है। महर्षि चरक ने इस रोग को राजयक्ष्मा रोगों का राजा भी कहा है, क्योंकि यह शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करता है। क्षय रोग के कारण इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। साहस, ओवर एक्सर्शन, क्षमता से अधिक शारीरिक या मानसिक परिश्रम करना, वेग संधारण, सप्रेशन ऑफ अर्जेस, प्राकृतिक वेगों, मलमूत्र, भूख प्यास को रोकना। क्षय, धातु डिप्लीशन, किसी अन्य रोग या कारण से धातुओं का क्षय होना। विषमासन, फॉल्टी डाइट, दूषित या विरुद्ध आहार का सेवन। क्षय की चिकित्सा का सिद्धांत। ब्रेहण, नरिशमेंट। क्षय की चिकित्सा का मूल सिद्धांत ब्रेहण यानी वजन बढ़ाना या पोषण देना है। इस अवस्था में शोधन, क्लेंजिंग वर्जित है। मांसाहार और पोषण। चरक ने यहाँ रोगी के बल और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मांस रस, मीट ब्रॉथ और अन्य उच्च पोषक तत्वों वाले आहार के प्रयोग की अनुमति दी है। घी और दूध। अत्यधिक मात्रा में औषधीय घी या घृत और दूध का प्रयोग किया जाता है, जो धातुओं को मजबूती देते हैं और ओजस की रक्षा करते हैं। बल और अग्नि की रक्षा। औषधियां ऐसी होनी चाहिए जो न केवल पोषण दें, बल्कि पाचन अग्नि को भी मंद ना करें। रोगी के मन को शांत और प्रसन्न रखना भी चिकित्सा का अभिन्न अंग है। क्षय रोग की यह चिकित्सा पद्धति चरक संहिता की व्यावहारिक समझ को दर्शाती है कि जब धातुओं का क्षय हो रहा हो तो शरीर को शुद्ध करने के बजाय उसे पोषण और बल देना प्राथमिकता है। रसायन चिकित्सा, रिजुविनेशन थेरेपी। चिकित्सा स्थान का अंतिम और सबसे दिव्य भाग है रसायन चिकित्सा। रसायन का अर्थ है रस आदि धातुओं को उत्तम बनाना या जीवन को सर्वश्रेष्ठ अवस्था में लाना। यह चिकित्सा रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को दीर्घायु, स्मृति, आरोग्य और सौंदर्य प्रदान करने के लिए है। यह पुनर्यौवन, रिजुविनेशन का विज्ञान है। रसायन के उद्देश्य: 1. दीर्घायु प्राप्त करना। 2. बुढ़ापे और रोगों को दूर रखना। 3. स्मृति, बुद्धि और ओजस में वृद्धि करना। 4. इंद्रियों की शक्ति को बनाए रखना। रसायन के प्रकार: 1. कुट्टी प्रवेशिक रसायन। यह अत्यंत कठोर और उच्चतम श्रेणी का रसायन है, जिसमें व्यक्ति को एक विशेष कुटी यानी कमरे में सभी बाहरी संपर्कों से दूर रखकर एक निश्चित अवधि के लिए पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है। यह शरीर और मन के पूर्ण रूपांतरण के लिए होता है। 2. वात आतपिक रसायन। यह हल्का रसायन है जिसे व्यक्ति घर या काम करते हुए भी ले सकता है। महत्वपूर्ण रसायन द्रव्य: आंवला, हरितकी और शिलाजीत को रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। च्यवनप्राश भी एक प्रसिद्ध रसायन योग है, जिसका वर्णन चरक संहिता में मिलता है। रसायन चिकित्सा का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आयुर्वेद केवल रोग निवारण नहीं है, बल्कि यह उत्तम जीवन जीने का विज्ञान है, जहां मनुष्य अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकता है। अगले खंड से हम चरक संहिता के अंतिम 2 महत्वपूर्ण खंडों, कल्पस्थान, औषधि निर्माण और सिद्धि स्थान, उपचार की सफलता में प्रवेश करेंगे, जो व्यवहारिक पक्ष को पूर्णता प्रदान करते हैं। खंड 15, कल्प और सिद्धि स्थान, औषधि निर्माण और उपचार की पूर्णता। कल्प और सिद्धि, औषधि विज्ञान और सफलता का अंतिम सूत्र। कल्प स्थान यानी फार्मेसी एंड ड्रग फॉर्मुलेशन। चरक संहिता का 7वां खंड है कल्प स्थान। कल्प का अर्थ है कल्पना या निर्माण। ये खंड औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल साइंस पर केंद्रित है। चिकित्सा स्थान में जो उपचार और औषधियां बताई गई हैं, उन्हें सही रूप से कैसे बनाया जाए, उनकी खुराक क्या हो और उन्हें कब इस्तेमाल किया जाए, इन सभी का विस्तृत ज्ञान कल्प स्थान में मिलता है। ये खंड विशेष रूप से पंचकर्म में उपयोग होने वाली 5 प्रमुख औषधियों की तैयारी पर केंद्रित है, जिन्हें प्रधान कर्म वमन, विरेचन, बस्ती में प्रयोग किया जाता है। कल्प स्थान का अधिकांश भाग वमन यानी वॉमिटिंग और विरेचन यानी पर्गेशन की औषधियों की तैयारी पर समर्पित है। कल्प स्थान के मुख्य विषय: उत्तम औषधि की पहचान, कौन सी जड़ी बूटियां उच्च गुणवत्ता की हैं, उन्हें किस ऋतु में और किस स्थान से एकत्रित किया जाना चाहिए। मात्रा निर्धारण यानी कि डोसेज, रोग, रोगी की प्रकृति, दोष की विकृति और मौसम के अनुसार औषधि की खुराक यानी मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाए,
चरक ने स्पष्ट किया है कि गलत मात्रा में दी गई सही औषधि भी विष बन सकती है। विशिष्ट औषधि योग। कल्प स्थान में मदन फल वमन के लिए, इंद्रायण विरेचन के लिए, त्रिवृत यानी विरेचन के लिए और दंती विरेचन के लिए जैसी औषधियों के अलग अलग संयोजन यानी योग और उन्हें तैयार करने की विधि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण के लिए घृत यानी घी, चूर्ण यानी पाउडर, क्वाथ यानी काढ़ा और अरिष्ट यानी आसव के रूप में दवाओं को बनाने का तरीका। कल्पस्थान चिकित्सक को ये क्षमता प्रदान करता है कि वह केवल रोगों का निदान ही न करे, बल्कि स्वयं उत्तम औषधि का निर्माण कर सके, जो उपचार की सफलता के लिए अनिवार्य है। सिद्धि स्थान यानी सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। चरक संहिता का 8वां और अंतिम खंड है सिद्धि स्थान। सिद्धि का अर्थ है सफलता या पूर्णता। ये खंड चिकित्सा को सफलता तक पहुंचाने के तरीकों, पंचकर्म की जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशंस और उनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पर केंद्रित है। यह खंड व्यावहारिक चिकित्सा के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है, जहां सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। सिद्धि स्थान एक अनुभवी चिकित्सक की नैदानिक सूझबूझ यानी कि क्लिनिकल प्रूडेंस को दर्शाता है। सिद्धि स्थान के मुख्य विषय। वस्ती कर्म की पूर्णता। सिद्धि स्थान का अधिकांश भाग वस्ती यानी एनीमा कर्म के सफल प्रयोग और उसके परिणामों पर केंद्रित है, क्योंकि वस्ती को वात दोष के उपचार का आधार माना गया है। अयोग और अतियोग। पंचकर्म की क्रियाओं यानी वमन विरेचन, वस्ती के अयोग यानी अप्रभावी होने और अतियोग यानी अत्यधिक होने से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं और उन्हें तुरंत कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका वर्णन है। उदाहरण के लिए अत्यधिक विरेचन से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होने पर उसका तुरंत उपचार क्या हो। संसर्जन क्रम का महत्व। सफलता के लिए पश्चात कर्म और संसर्जन क्रम यानी शुद्धि के बाद आहार का क्रमिक समायोजन के महत्व को यहाँ एक बार फिर से दोहराया गया है। चिकित्सकीय आचरण। ये खंड चिकित्सक के नैतिक आचरण यानी मेडिकल एथिक्स और सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी पर भी प्रकाश डालता है, क्योंकि उपचार की सफलता केवल औषधि पर नहीं बल्कि चिकित्सक के समग्र व्यवहार पर भी निर्भर करती है। सिद्धि स्थान चरक संहिता को एक पूर्ण ग्रंथ बनाता है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि दोषों, धातुओं, अग्नि, मल, मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता है। अगले खंड से हम चरक संहिता के आहार विज्ञान और विरुद्ध आहार के उस अद्भुत ज्ञान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आधुनिक जीवन शैली के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। खंड 16। आहार का महाविज्ञान और विरुद्ध आहार का दोष। आहार ही औषधि है, विरुद्ध आहार और आधुनिक रोग। आहार महाभेषज। महर्षि चरक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आहार ही सबसे बड़ी औषधि है, और यदि आहार सही है तो दवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आहार गलत है तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। चरक संहिता में आहार के नियमों को समझने के लिए 8 महत्वपूर्ण आयामों का वर्णन किया गया है, जिन्हें अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहते हैं। प्रकृति। भोजन की प्राकृतिक गुणवत्ता। करण। भोजन को तैयार करने की विधि, जैसे सेकने, तलने या उबालने से उसका गुण बदल जाता है। संयोग। 2 या 2 से अधिक खाद्य पदार्थों का एक साथ मिश्रण। राशि। भोजन की सही मात्रा जो पाचन अग्नि के अनुसार हो। देश। भोजन किस स्थान या वातावरण में उगाया गया है। काल। भोजन करने का सही समय, दिन के समय या रात के समय। उपयोग संस्था। भोजन कैसे किया जाए, शांत मन से, धीरे धीरे, पहले का भोजन पचने के बाद। उपभोक्ता। खाने वाले व्यक्ति की अपनी प्रकृति, वात, पित्त, कफ और पाचन शक्ति। इन 8 कारकों में से किसी एक में भी गड़बड़ी होने पर वह आहार विष के समान हो सकता है। विरुद्ध आहार। चरक संहिता में विरुद्ध आहार की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी प्रासंगिक है। विरुद्ध आहार वह भोजन संयोजन है जो दोषों को तो दूषित करता है, लेकिन उन्हें शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता। ये दोष शरीर के अंदर रहकर जहर की तरह काम करते हैं और लंबे समय में गंभीर रोग पैदा करते हैं। चरक संहिता में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख और प्रचलित उदाहरण निम्नलिखित हैं। काल विरुद्ध। बहुत गर्म दिनों में बहुत ठंडी चीजें खाना या आधी रात को भारी भोजन करना। मात्रा विरुद्ध। शहद और घी को बराबर मात्रा में मिलाना,
ये जहरीला माना जाता है। अग्नि विरुद्ध, भूख लगने पर ना खाना या भूख ना होने पर भी खाना, पाचन अग्नि के विरुद्ध कार्य करना। संयोग विरुद्ध, मछली या मांस को दूध के साथ खाना। संस्कार विरुद्ध, दही को गर्म करके खाना। वीर्य विरुद्ध, गर्म वीर्य यानी शक्ति वाले खाद्य पदार्थों को ठंडी वीर्य वाली चीजों के साथ खाना, जैसे दूध के साथ मूली। विरुद्ध आहार के परिणाम, चरक संहिता कहती है कि विरुद्ध आहार के निरंतर सेवन से अंततः शरीर में आम यानी विषाक्तता पैदा होती है, जो त्रिदोषों को स्थायी रूप से असंतुलित कर देती है। विरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं: त्वचा रोग, कुष्ठ, पेट के रोग, गुल्म, बुखार, पाचन विकार, अजीर्ण, रक्त की दूषितता और बांझपन। चरक ने विरुद्ध आहार की चिकित्सा के लिए शोधन, पंचकर्म और कफ पित्त नाशक औषधियों के साथ साथ पुनः सही आहार को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि जब तक कारण यानी विरुद्ध आहार नहीं हटाया जाएगा तब तक रोग ठीक नहीं होगा। अगले खंड में हम चरक संहिता के सृष्टि विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अद्भुत संगम पर प्रकाश डालेंगे, जो हमें बताता है कि व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ और मन कैसे काम करता है। खंड 17 सृष्टि क्रम, आत्मा का स्वरूप और आयुर्वेदिक मनोविज्ञान। सृष्टि और सत्व, ब्रह्मांड से मन तक का सफर। सृष्टि क्रम और आत्मज्ञान। चरक संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, ये एक पूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मनुष्य के अस्तित्व की व्याख्या करता है। आयुर्वेदिक दर्शन, सांख्य और न्याय वैशेषिक दर्शन से प्रेरित है। चरक संहिता में सृष्टि के क्रम की व्याख्या की गई है, जहां सर्वोच्च सत्ता ब्रह्मा या अव्यक्त से महत की उत्पत्ति होती है। महत से अहंकार यानी स्वयं की पहचान का और अहंकार से मन और पंच महाभूतों का निर्माण होता है। आत्मा का स्वरूप। चरक संहिता आत्मा को चेतना का मूल स्रोत मानती है। आत्मा ही वो कारक है जो शरीर, देह, इंद्रिय, सेंस और सत्व, मन को जोड़कर आयु यानी जीवन का निर्माण करती है। आत्मा स्वयं निष्क्रिय है, लेकिन इसकी उपस्थिति से ही मन और इंद्रियां सक्रिय हो पाती हैं। आत्मा के लक्षणों में सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, श्वास, चेतना, धारणा, स्मृति और अहंकार शामिल हैं। चरक कहते हैं कि रोगों से मुक्ति के बाद मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य तभी संभव है जब व्यक्ति सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चले। मन और सत्व के गुण। आयुर्वेदिक मनोविज्ञान, जिसका आधार सत्व है, शारीरिक स्थान में विस्तार से वर्णित है। मन को एक अणु यानी सूक्ष्म माना गया है जो ज्ञान और क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है। मन की गति अत्यंत तेज होती है और ये एक समय में केवल एक ही इंद्रिय से जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन के 3 मौलिक गुण बताए गए हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं। सत्वगुण, प्यूरिटी और गुडनेस, ये प्रकाश और शांति का गुण है। सत्व प्रधान व्यक्ति दयालु, ज्ञानी, सत्यवादी, स्थिर और रोगों से कम प्रभावित होता है। रजस गुण, एक्टिविटी और पैशन, ये गति और चंचलता का गुण है। रजस प्रधान व्यक्ति उत्साही, महत्वाकांक्षी, क्रोधित और बेचैन होता है। तमस गुण, इनर्शिया और डार्कनेस, ये आलस्य और जड़ता का गुण है। तमस प्रधान व्यक्ति अज्ञानी, सुस्त, आलसी और विनाशकारी प्रवृत्तियों वाला होता है। सत्व परीक्षा और सत्व बल। एक चिकित्सक के लिए रोगी के मन को समझना उतना ही आवश्यक है जितना उसके शरीर को। इसे सत्व परीक्षा कहा गया है। चरक संहिता ने सत्व बल को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रवर सत्व, सुपीरियर माइंड। सत्व गुण प्रधान, ये व्यक्ति सभी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहते हैं। मध्यम सत्व, मॉडरेट माइंड। रजस और सत्व का मिश्रण, ये कुछ परिस्थितियों में स्थिर रहते हैं और कुछ में विचलित हो जाते हैं। अवर सत्व, इन्फीरियर माइंड। तमस गुण प्रधान, ये छोटी छोटी मुश्किलों से भी तुरंत हार मान लेते हैं और अत्यधिक भयभीत होते हैं। मानसिक रोगों, उन्माद और अपस्मार्ग चिकित्सा में चिकित्सक को सत्व बल का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो औषधि के साथ साथ सत्ववावजय चिकित्सा यानी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का सही उपयोग कर सके, जिसमें रोगी के मन को ज्ञान, तर्क और सांत्वना से मजबूती दी जाती है। अगले खंड में हम चरक संहिता की जड़ी बूटियों यानी हर्बल ड्रग्स क्लासिफिकेशन के उस विस्तृत और वैज्ञानिक वर्गीकरण पर प्रकाश डालेंगे
जिसे दशविध वर्गीकरण कहा जाता है। खंड 18 दशविध कल्पना औषधियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। दशविध कल्पना जड़ी बूटियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। द्रव्य विज्ञान का परिचय। चरक संहिता आयुर्वेद को एक पूर्ण विज्ञान बनाने के लिए जड़ी बूटियों और औषधीय पदार्थों का एक अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करती है। महर्षि चरक औषधियों को उनके कार्य और प्रभाव के आधार पर दशविध कल्पना यानी 10 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। ये वर्गीकरण आधुनिक औषध विज्ञान या फार्माकोलॉजी के समान ही व्यवहारिक और तार्किक है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चिकित्सक किसी विशेष शारीरिक क्रिया या दोष के लिए सही औषधि का चुनाव कर सके। हर समूह में 10-10 औषधियां हैं, इसलिए इसे दशविध महाकषाय भी कहा जाता है। चरक का दशविध महाकषाय। चरक द्वारा वर्णित कुछ प्रमुख औषधीय समूह और उनके कार्य निम्न प्रकार हैं। जीवनीय महाकषाय यानी प्रमोटर्स ऑफ लाइफ या लॉन्जेविटी। इस समूह की औषधियां जीवन शक्ति, बल और ओजस को बढ़ाती हैं। ये पोषण और शक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे अश्वगंधा और शतावरी। ब्रेहणीय महाकषाय यानी नरिशिंग या बल्क प्रोमोटिंग। ये औषधियां शरीर के वजन को बढ़ाती हैं और धातुओं का पोषण करती हैं। क्षय जैसे रोगों में इनका उपयोग किया जाता है। लेखनीय महाकषाय यानी स्क्रैपिंग या एंटी ओबेसिटी। ये औषधियां शरीर के अतिरिक्त कफ और मेद को खुरचकर बाहर निकालती हैं। इनका उपयोग मोटापे और कफ प्रधान रोगों में होता है। भेदनीय महाकषाय यानी लैक्सेटिव या पर्जेटिव। इस समूह की औषधियां कठोर मल को तोड़कर और विरेचन द्वारा दोषों को बाहर निकालती हैं। संधानीय महाकषाय यानी हीलिंग या बोन जॉइनिंग। ये औषधियां टूटी हुई हड्डियों या घावों को भरने हीलिंग में मदद करती हैं। दीपनीय महाकषाय यानी एपेटाइजर्स। ये औषधियां सीधे पाचन अग्नि जठराग्नि को उत्तेजित करती हैं, लेकिन पाचन में मदद नहीं करती। पाचनीय महाकषाय यानी डाइजेस्टिव्स। ये औषधियां बिना अग्नि को बढ़ाए आम यानी अपचित भोजन का पाचन करती हैं। छर्दनी निग्रह महाकषाय यानी एंटी एमेटिक। ये औषधियां उल्टी को रोकती हैं। तृष्णा निग्रह महाकषाय यानी एंटी थर्स्ट। ये अत्यधिक प्यास को शांत करती हैं। कासहर महाकषाय यानी एंटी टसिफ। ये औषधियां खांसी के उपचार में उपयोग की जाती हैं। इनके अलावा चरक ने विषघन यानी एंटीडोट्स, श्वासहर यानी एंटी आस्थमेटिक, शोधन यानी प्योरीफायर्स और शमन यानी पैलिएटिव्स जैसे कई अन्य समूहों का भी वर्णन किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनके पास हजारों औषधियों को वर्गीकृत करने का एक संपूर्ण ढांचा था। रस, गुण, वीर्य, विपाक का महत्व। दशविध कल्पना के साथ साथ चरक संहिता में द्रव्य को समझने के लिए 5 बुनियादी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। रस यानी टेस्ट, 6 स्वाद जो दोषों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। गुण यानी क्वालिटीज, 20 गुणों के जोड़े जैसे गुरु या लघु, शीत या उष्ण, स्निग्ध या रूक्ष जो दोषों के विपरीत गुणों से उनका शमन करते हैं। वीर्य यानी पोटेंसी, औषधि की शक्ति जो शीत या ठंडी या उष्ण या गर्म होती है और शरीर में उसकी क्रिया को निर्धारित करती है। विपाक यानी पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, पाचन के बाद आहार या औषधि का अंतिम परिणाम जो शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, जैसे 3 विपाक मधुर, अम्ल और कटु। प्रभाव यानी स्पेसिफिक एक्शन, औषधि का विशिष्ट और अचूक प्रभाव जो रस, गुण, वीर्य, विपाक के नियमों से परे होता है, जैसे कुछ जड़ी बूटियां केवल एक विशेष अंग पर ही कार्य करती हैं। अगले खंड में हम चरक संहिता के नैतिकता यानी एथिक्स और परोपकार के सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे, जहां महर्षि चरक एक सफल और सच्चे चिकित्सक के कर्तव्य और आचरण को परिभाषित करते हैं। खंड 19 वैद्य का आचार, नैतिक संहिता और परोपकार का सिद्धांत। वैद्य का आचार, चिकित्सक के कर्तव्य और नैतिक प्रतिज्ञा। वैद्य के गुण और दोष। महर्षि चरक ने एक सफल और सच्चे चिकित्सक के लिए न केवल ज्ञान बल्कि उच्च नैतिक आचरण को भी अनिवार्य माना है। चरक संहिता के अनुसार एक चिकित्सक केवल एक कारीगर नहीं है, वह समाज का एक अंग है जिसके पास जीवन और मृत्यु को प्रभावित करने की शक्ति है। सफल चिकित्सक के 4 मुख्य गुण जो चतुष्पाद में भी वर्णित हैं। शास्त्र ज्ञान, आयुर्वेद के सिद्धांतों और ग्रंथों का गहन ज्ञान। दृष्टकर्म, रोगों की पहचान और उपचार का व्यवहारिक अनुभव। दक्षता, चिकित्सा कर्म में निपुणता और तत्परता। शुचिता, शारीरिक और मानसिक शुद्धता तथा दयालुता।
चरक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि चिकित्सक ज्ञानहीन है तो वह रोगी को ठीक करने के बजाय उसकी जान ले सकता है। इसलिए उसे यमराज का दूत कहा गया है। वहीं जो चिकित्सक ज्ञानी होकर भी व्यवहार में कुशल नहीं है, वह भी सफल नहीं हो सकता। चिकित्सकीय प्रतिज्ञा। चरक संहिता में चिकित्सक के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा शपथ का वर्णन है जो चिकित्सक बनने से पहले लेनी होती थी। यह प्रतिज्ञा आज के चिकित्सा जगत के लिए भी एक मार्गदर्शक है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ परोपकार। चिकित्सक का एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य रोगी का कल्याण होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने जीवन को संकट में डालकर भी। गोपनीयता। चिकित्सक को रोगी या उसके परिवार से जुड़ी किसी भी बात को किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अभिमान का त्याग। चिकित्सक को अपने ज्ञान पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान का दान। ज्ञान को केवल योग्य शिष्यों को ही देना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने ज्ञान का प्रयोग शत्रुता या हिंसा के लिए नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान। रोगी की महिला होने पर चिकित्सक को उसके उपचार के लिए हमेशा उसके पति या अन्य विश्वसनीय पुरुष सहायक की उपस्थिति में ही परीक्षा करनी चाहिए। परोपकार और कर्म का सिद्धांत। चरक संहिता में चिकित्सा को एक पुण्य कर्म या धर्म माना गया है। चरक कहते हैं कि जो अपनी चिकित्सा को धन या निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि केवल परोपकार की भावना से करता है, वह संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत चिकित्सक को यह याद दिलाता है कि रोग से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी केवल शुल्क या आय का स्रोत नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर का दूत मानना चाहिए जिसकी सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है। चिकित्सा का अंतिम लक्ष्य केवल शारीर को स्वस्थ करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को धर्म अर्थात कर्तव्य, अर्थ अर्थात संपदा, काम अर्थात इच्छा और मोक्ष अर्थात मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। अगले खंड में हम चरक संहिता में वर्णित सार्वभौमिक सिद्धांतों और आयुर्वेद की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे, जो यह सिद्ध करता है कि यह ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी क्यों आवश्यक है। खंड 20। चरक संहिता का सार्वभौमिक संदेश और आधुनिक प्रासंगिकता। सार्वभौमिक सत्य। चरक संहिता आज क्यों आवश्यक है? रोगों का त्रिविध उत्थान। चरक संहिता की सबसे बड़ी देन यह है कि यह रोग को केवल भौतिक यानी शारीरिक समस्या नहीं मानती, बल्कि इसके त्रिविध उत्थान यानी 3 उत्पत्ति स्थान बताती है। शारीरिक यानी वात पित्त कफ दोषों के असंतुलन से उत्पन्न, मानसिक यानी रजस और तमस गुणों की अधिकता, क्रोध भय चिंता और लोभ से उत्पन्न, आगंतुक यानी बाहरी कारण जैसे चोट दुर्घटना जीवाणु या विषाणु से उत्पन्न। चरक सिखाते हैं कि एक सफल चिकित्सा वह है जो इन तीनों आयामों को एक साथ संबोधित करे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब जाकर साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक रोगों की अवधारणा को स्वीकार कर रहा है, जबकि चरक संहिता ने हजारों वर्ष पहले ही मन और शरीर के इस गहरे संबंध को स्थापित कर दिया था। आयुर्वेद की सार्वभौमिकता। चरक संहिता का ज्ञान किसी धर्म या देश तक सीमित नहीं है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं क्योंकि ये प्रकृति की मूलभूत नियमों पर आधारित हैं। पंचमहाभूत सिद्धांत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तत्व हर जगह मौजूद हैं। त्रिदोष सिद्धांत। गतिवात रूपांतरण पित्त और स्थिरता कफ, ये जैविक बल सभी जीवधारियों में काम करते हैं। आहार और अग्नि, हर व्यक्ति को पोषण और पाचन की आवश्यकता है। यही कारण है कि चरक संहिता में वर्णित दिनचर्या यानी सुबह जल्दी उठना, ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार जीना और सद्वृत्त यानी अच्छे नैतिक आचरण के नियम किसी भी काल या समाज के लिए प्रासंगिक हैं। आधुनिक जीवन शैली में प्रासंगिकता। आज का मानव जीवन शैली जनित रोगों यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और तनाव। चरक संहिता इन रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी मार्गदर्शिका है। तनाव और मन। सत्ववाजय चिकित्सा और सद्वृत्त यानी नैतिक आचरण पर जोर देकर यह ग्रंथ मानसिक तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन जैसी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, जिनका मूल कारण रजस और तमस की अधिकता है। पाचन और मेटाबॉलिज्म। जठराग्नि पर इसका जोर हमें सिखाता है कि चयापचय को दुरुस्त रखना ही सभी रोगों से बचने की कुंजी है। विष और आम विरुद्ध आहार और आम की अवधारणा हमें आधुनिक फास्ट फूड और गलत खानपान से होने वाली आंतरिक विषाक्तता को समझने और उससे बचने में मदद करती है। चरक संहिता हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य को खरीदने या पाने की चीज नहीं, बल्कि ये स्वयं के कर्म, आहार, विहार, विचार से अर्जित किया जाने वाला स्वामित्व यानी ओनरशिप है। अगले और अंतिम खंड में हम इस पूरी यात्रा का एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करेंगे और यह बताएंगे कि चरक संहिता को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। खंड 21 समापन और जीवन में चरक संहिता का अनुप्रयोग। आयुर्वेद की पूर्णता, ज्ञान से कर्म तक। निष्कर्ष। चरक संहिता का सार।
हम चरक संहिता के इस महासागर की अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने इस कालजयी ग्रंथ के 8 स्थानों को छुआ, जिन्होंने न केवल चिकित्सा बल्कि संपूर्ण जीवन के दर्शन को परिभाषित किया। चरक संहिता का ज्ञान इन कुछ बिंदुओं में समाहित है। जीवन की परिभाषा। आयु केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा का संयोग है। दोष ही आधार। संपूर्ण स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ के संतुलन पर निर्भर है। अग्नि ही मूल। जठन अग्नि को दुरुस्त रखना ही सभी रोगों से बचने का एकमात्र मार्ग है। निवारण प्राथमिकता। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्राथमिक उद्देश्य है। मन का महत्व। सत्व यानी मन की शुद्धता और सद्वृत्त यानी नैतिक आचरण का पालन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना औषधि। चरक संहिता को जीवन में कैसे उतारें? चरक संहिता का ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का विज्ञान है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए आप इन 3 प्रमुख सूत्रों को अपना सकते हैं। स्वयं की प्रकृति पहचानें। अपनी प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ को समझें। जब आप अपनी प्रकृति जान लेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा आहार, कौन सी ऋतुचर्या और कौन सी जीवन शैली सबसे अच्छी है। अग्नि का सम्मान करें। भोजन तभी करें जब पिछला भोजन पच चुका हो, जब आपको वास्तव में भूख लगी हो, और विरुद्ध आहार से बचें। भोजन की मात्रा हमेशा अपनी पाचन क्षमता के अनुसार रखें। वेगों का आदर करें। मल, मूत्र, छींक, प्यास, नींद जैसे प्राकृतिक वेगों को कभी न रोकें। वेगों को रोकने से दोष विकृत होते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद ज्ञान की मशाल। महर्षि चरक ने हमें केवल रोगों से लड़ने की दवाएं नहीं दी, बल्कि जीवन को संपूर्ण, सार्थक और दीर्घायु बनाने का एक दर्शन दिया है। ये ज्ञान, जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं प्रकृति का एक हिस्सा हैं। चरक संहिता की शिक्षा है कि अपने शरीर, मन और आत्मा के प्रति जागरूक रहें, संतुलन को जीवन का नियम बनाएं और परोपकार को अपना कर्म। ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आयुर्वेद के ज्ञान की यात्रा अनंत है। इस ज्ञान को समझने, अपनाने और दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लें। यदि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, तो आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ऑडियो बुक्स अनप्लग्ड की प्रस्तुति चरक संहिता ऑडियो बुक। पुनः मिलन तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।